हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आपको इस कार्यक्रम में हम खबरों के पीछे तक ले जाने की कोशिश करते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि जो कुछ आपको अखबारों और टेलीविजन से मिल रहा है, हकीकत उससे कहीं आगे की है। अभी कोरोना वायरस के खिलाफ जो देश में लॉकडाउन चल रहा है, इसमें सबसे ज्यादा जो प्रभावित है, सबसे ज्यादा जो असर है, और खासतौर पे जो बगैर कोई सोचे समझे लॉकडाउन जिस तरह से शुरू किया गया, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम बढ़ी है। और दूसरे देशों में हमने आपको बताया कि 2-3 दिन का वक्त दिया सरकार ने और उसके बाद लॉकडाउन शुरू हुआ, लेकिन हमारे यहाँ भारत में ऐसा नहीं हुआ। इसकी वजह से प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ी और सबसे ज्यादा प्रभावित इससे जो प्रवासी मजदूर हैं, जो एक दूसरे जगहों पर जाकर के अपनी मजदूरी करते थे, अपना पेट पालते थे, उनको वापस जाने में जिस तरह की परेशानी हो रही है आज तक, ये इतना लंबा टाइम गुजर चुका, 25 मार्च से अब तक, अभी तक लोग सड़कों पर मौजूद हैं। और इसमें कितने लोग भूखे, कितने लोग मर चुके हैं। और अब जबकि सरकार ने श्रमिक एक्सप्रेस के नाम से ट्रेनें चलाई हैं, इतना इतनी बद इंतजामी, मिसमैनेजमेंट शायद ही इस मुल्क ने कभी देखा हो कि 40 ट्रेन जो अपने डेस्टिनेशन पर, अपने गंतव्य पर, अपने मकसद पर जहां जानी थी, वहां के अलावा किसी और शहर में जाकर के पहुंच गई। जो 2 दिन का सफर था वो 10 दिन में, जो 15 दिन में। तो ये बिल्कुल एक गैर मामूली सूरत हाल है मुल्क में। लॉकडाउन के बाद जो मजदूरों की और गरीबों की समस्याएं हैं, उस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान हैं मज़ाहिर राणा साहब, जो अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया गुर्जर महासभा के, और आप सहारनपुर में रहते हैं, उत्तर प्रदेश में। मज़ाहिर राणा साहब, आप बताइए कि आपको ये सब कैसा लग रहा है, जबकि मजदूर सड़कों पर हजारों किलोमीटर पैदल चलने के लिए मजबूर है, और अगर उसे ट्रेन भी मिली है तो उसे ये मालूम नहीं है कि वो कब अपने घर तक पहुंचेगा। और रास्ते में जिस तरह की तस्वीरें, वीडियो आ रही हैं, ना उनको खाने पीने का सही कुछ इंतजाम है, ट्रेन के अंदर टॉयलेट्स तक का हाल बहुत बुरा है। आप इस इन सारी परेशानियों को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए जनाब, ये हमारे मुल्क की त्रासदी है। हमारे मुल्क के अंदर एक ऐसी सरकार चल रही है जिस सरकार को ना तो प्रवासी मजदूरों की कोई हुआ है, दिक्कत है उनके सामने। और प्रवासी मजदूर ही नहीं, किसान मजदूर, दस्तकार, बुनकर, वो किसी के बारे में सोचने के लिए तैयार नहीं। और इससे ज्यादा और क्या हो सकता है कि पूरी पॉलिटिकल पार्टी जितनी भी थी, उन सब पूरी पार्टियों ने अपने आप को सरेंडर कर दिया इस महामारी को लेकर के। लेकिन ये सरकार अपनी राजनीति आज भी अलापने का काम कर रही है। ये प्रवासी मजदूर जिनको पहले दिन से ही निकाल करके उनके घरों पर भेज देना चाहिए था, उसके बाद लॉकडाउन का ऐलान होना चाहिए था, इस सरकार ने हिटलर की तरीके से ऐलान किया कि रात के 12 बजे ऐलान हो जाएगा। और रात के 12 बजे देश का प्रधानमंत्री आता है और ऐलान कर देता है लॉकडाउन का। लॉकडाउन का मतलब ये कि जो जहां पर है वो वहीं पर रहेगा, उससे बाहर नहीं निकलेगा। ना तो उनके किसी के खाने के बारे में सोचा, ना उनके रहने के बारे में सोचा। दूसरी चीज, सोशल डिस्टेंसिंग का एक और ऐलान कर दिया। साथ साथ उनको ये भी पता नहीं है कि इस मुल्क के अंदर मजदूर जहां पर रहता है, प्रवासी मजदूर जहां पर रहता है, वहां पर एक एक झोपड़ी के अंदर 20-20, 25-25 लोग 10 बाई 15 की झोपड़ी में रहते हैं। वहां सोशल डिस्टेंसिंग किस तरीके से हो सकती है? उधर फैक्ट्रियों के मालिकों ने भी उनको तनख्वाह देना बंद कर दिया, क्योंकि जब फैक्ट्री बंद हो गई है तो उन्होंने उनको तनख्वाह देना बंद कर दिया। उसके बाद लॉकडाउन के अंदर उन लोगों के अंदर एक हाहाकार की थी, भूखे पड़े, परेशान हाल हुए। सरकार ने उनके बारे में कोई सोचने की जरूरत महसूस नहीं। लेकिन जब मजदूर अपनी झोपड़ी से निकल करके सड़क पर आया अपने घर जाने के लिए, तो एक इतना करुणामयी कि मेरे पास शब्द नहीं, अल्फाज नहीं है कोई बात कहने के लिए, कि जिस तरीके से हमारे मुल्क का प्रधानमंत्री बाहर से हवाई जहाजों से दूसरे मुल्क के लोगों को तो अपने बाहर से लोगों को लाने की तो बात करते हैं, लेकिन जो प्रवासी मजदूर है उसके लिए लोकल ट्रेनें और बसें चलाने में भी सियासत करते हैं।
और जैसा कि आपने बताया है, इतना सिस्टम फेल कभी नहीं हुआ। और सरकार से जो जवाब तलब करता है, जो सरकार से पूछता है, सरकार उल्टा विपक्ष से पूछने का काम करती है। ये मैं पहली मर्तबा अपनी जिंदगी में देख रहा हूं। हमेशा कोई गलतियां और कमियां होती है तो सरकार से पूछी जाती है, लेकिन यहां सरकार उल्टे विपक्ष से पूछ रहा है। और इससे बड़ा तमाशा नहीं हो सकता कुछ भी, कि ट्रेनों की जो बदइंतजामी है। भाई, ट्रेन तो हमारे यहाँ चल रही सैकड़ों साल से, उनका एक सिस्टम है चलने का। आप उसी सिस्टम से ट्रेन चला देते, मजदूर अपनी ट्रेनों में बैठते, अपने अपने स्टेशन पर उतर जाते। आपने ट्रेनें चलाई, स्पेशल नाम से चलाई, लेकिन क्या ट्रेनों में बैठने वाला आदमी जो 48 घंटे सफर करेगा, उसे एक बोतल पानी की नहीं चाहिए? उससे खाने के लिए एक पुड़िया रोटी की नहीं चाहिए? उसे सब्जी नहीं चाहिए? 48 घंटे का सफर करेगा और उसके पास पानी की एक बूंद नहीं होगी, खाने का कोई इंतजाम नहीं होगा, और ऊपर से बदतमीजी ये होगी, बद इंतजामी ये होगी जनाब के, जहां ट्रेन 12 घंटे में पहुंचनी चाहिए थी, वो ट्रेन 72 घंटों में पहुंचने का काम हो रहा है। मैं आपको बताऊं, ट्रेन बॉम्बे से चली, भदोई जानी थी, वो मेरे यहाँ सहारनपुर स्टेशन पर आकर रुकी। पूछता है कि ये कौन सा स्टेशन है? कि साहब ये तो सहारनपुर है। कि साहब हमें तो भदोई जाना था। तो भाई गजब हो गया है, क्या होगा इस मुल्क का। लोग सांस तोड़ रहे हैं, प्लेटफॉर्म पर लोग सांस तोड़ रहे हैं, रेल के अंदर सांस तोड़ रहे हैं। ये संवेदनहीनता की एक प्रकाष्ठता है इस सरकार की। ये समझ में नहीं आ रहा, आम आदमी इसको समझ रहा है कि ये सियासत किस तरीके की चल रही तो आपको क्या लगता है, देखिए जो आपने पॉलिटिकल पार्टियों की बात कही कि वो भी खामोश हो गई हैं शायद और है। सरेंडर कर दिया है। कुछ लोगों का कहना है कि जो महामारी कानून लगाया गया है वो इतना सख्त है, उस महामारी कानून के बहाने, या कुछ लोग इस हद तक कह रहे हैं कि एक तरह से तानाशाही कायम करने के लिए ये कानून इस्तेमाल किया जा रहा है, और इसमें अपोजिशन पार्टी के जो राज्य सरकारें हैं वो भी मजबूर हैं उस कानून के हिसाब से चलने के लिए। तो अब आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्या ये इनकी मजबूरी है, या ये अपोजिशन पार्टियां कुछ और भी कर सकती हैं या कर सकती थी? आप इसे कैसे देखते देखो, मेरे याद 25 जून 1975 आता है। एक तानाशाह आई थी इस देश के अंदर, और इमरजेंसी लगा करके सारी जितनी आम आदमी के हाथ में ताकत थी वो सब के सब उन्होंने सरेंडर करा दी थी। लेकिन विपक्ष ने बाहर निकल करके उसका मुकाबला किया था। आज वो विपक्ष नहीं रहा है, विपक्ष आज कमजोर हो चुका है। मुझे बार बार वही याद आती है कि जब इमरजेंसी के अंदर उस वक्त की एक तानाशाह ने इमरजेंसी लगाई, तमाम विपक्ष निकल करके बाहर आया, भले ही जेलों में चला गया, मीसा तक लगा दी, ऐसा ऐसा कानून लगा दिया कि लोगों के ऊपर बम से बड़े बड़े पुल उड़ाने की साजिश करने का भी कर दिया, लेकिन लोग घबराए नहीं। मेरा कहना यह है कि विपक्ष को बाहर निकल करके इस मौजूदा तानाशाह सरकार के खिलाफ सड़कों पर आकर के मुकाबला करना होगा, अगर देश को बचाना होगा। हैं? अच्छा, इसके साथ साथ और भी बहुत कुछ हो रहा है। ये कोरोना लॉकडाउन का एक माहौल और वक्त शायद चुना है सरकारों ने, खासतौर पर जो लोग इससे पहले नागरिकता कानून के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो लोग उस जो वो जो नेशनल नागरिकता रजिस्टर की बात थी उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो कानूनी तौर पर संविधान के तौर पर पीसफुल प्रोटेस्ट था और उसकी उन्हें इजाजत थी, अब उनके खिलाफ यूएपीए जैसा कानून जो आतंकवादियों के खिलाफ लगाया जाता है, और एकतरफा गिरफ्तारियां, चाहे वो दिल्ली के फसाद से मुताल्लिक हो, दिल्ली में जो फरवरी में जो कुछ हुआ, या जामिया मिलिया या शाहीन बाग जैसे देश भर में जो हुए प्रोटेस्ट, उनमें शामिल लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। क्या
आपको लगता है कि ये महामारी और कोरोना के बहाने जिस तरह से विपक्षी दलों को खामोश कर दिया, उसी तरह से जो अब उनके विपक्ष में खड़े होकर के प्रोटेस्ट कर रहे थे, संविधान के तहत कर रहे थे, उनको भी जेलों में भेजने का काम किया है? आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए जनाब, कोरोना जो महामारी है वो हमारे मुल्क में, मैं तो ये मानता हूं कि हमारे मुल्क में है ही नहीं। ये एक बहाना है इस सरकार, क्योंकि ये सरकार पूर्णतः फेलियर सरकार है। जो इसने आज तक कहा है इन 6 साल के अंदर, जनता उसका जवाब ना मांग ले, उसके ऊपर सवाल ना कर ले, इसलिए हर बार में एक नई चीज लेकर के आता। मैं मानता हूं, चलो लोग, ये कोरोना एक महामारी है, पूरी दुनिया में फैली हुई है, लेकिन आपने लॉकडाउन लगाया, फर्स्ट लॉकडाउन लगाया, सेकंड लॉकडाउन लगाया, थर्ड लॉकडाउन लगाया, फोर्थ लॉकडाउन आपका चल रहा है। इस लॉकडाउन में क्या आप उस बीमारी के केसेस को रोक पाए हो? अगर आप लॉकडाउन से बीमारी के केसेस को रोक सकते थे तो आप कामयाब थे। लेकिन आपके ऐलान करने के तरीके से मेरे जैसा आदमी कतई इत्तेफाक नहीं रखता। आपने नहीं जिस साहब, अब तो ये हो रहा है कि केसेस बढ़ रहे हैं और लॉकडाउन ढीला करने की बात हो रही है। ये भी एक अजीब बात है, जो लोग ये कहते हैं कि जब कम केसेस थे, जब लॉकडाउन बहुत सख्ती से लगाया गया, जब केसेस बढ़ रहे हैं तो लॉकडाउन खत्म करने की बात की जा रही है। ये अपने आप में खुद एक मजाक बन गया ये है। मैं उसी पर जा रहा हूं जनाब, हाँ। मैं उसी पर ही जा रहा हूं। जब लॉकडाउन सख्ती से आपने लागू कर दिया तो केस क्यों बढ़े? हम्म, जनता ने पूरा साथ आपका दिया, लॉकडाउन में बाहर नहीं निकले, 2 महीने हो गए घर में बैठे हुए, तो केसेस क्यों बढ़े? हम्म, संक्रमित लोगों की जो है तादाद क्यों बढ़ रही है? हम्म, आज जब बढ़ रही है, 1.5 लाख से भी ऊपर जा चुकी है, आप जो है लॉकडाउन को ढीली छोड़ रहे हो, मार्केट में भीड़ बढ़ा रहे हो, किसके दबाव में बढ़ा रहे हो? लॉकडाउन के बीच में कोई आवाज ना उठाते, आपने 68,000 करोड़ रुपया पूंजीपतियों का माफ कर दिया। देश के किसान और मजदूर, दस्तकार और बुनकर को आपने ऐलान किया कि साहब हम इतना रुपया इन पर लगाएंगे, कहां लगाएंगे, किसको दिया आपने? 500 रुपए खाते में भेजने की बात करी। मैं दावे के साथ इस बात को कहता हूं कि जो 2,000 रुपए, 6,000 रुपए सालाना किसान को देने की बात की थी, वो 25% किसानों के खाते में भी नहीं गए। इतना हम्म। बड़ा झूठ कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर इस सरकार के इस झूठ को सड़कों पर आकर के ये विपक्षी पार्टियां नहीं करेगी, डरना बंद नहीं करेंगी, तो ये देश बर्बाद हो जाएगा मेरे भाई, तो अच्छा, देश टूट आप, जाएगा। हाँ, आप ये बताइए कि ये ऑल इंडिया गुर्जर महासभा, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या काम करती है, क्या इश्यूज हैं, कौन सी ऐसी समस्याएं जिस पर आपका ये संगठन काम करता है? क्योंकि लोगों के जहन में ये सवाल जरूर आएगा कि मज़ाहिर राणा बज़ाहिर एक मुसलमान नाम नजर आ रहा है, और बहुत से लोगों को ये शायद मालूम भी नहीं है कि गुर्जर समुदाय मुसलमान लोग भी हैं। आप इसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए। देखिए जनाब, ऑल इंडिया गुजर महासभा एक गुजरों का संगठन है, और इसमें खास तौर से हम ऑल इंडिया गुजर महासभा के अंदर जो मुस्लिम गुजर समुदाय है, जो इस्लाम से संबंधित है, हम उनके अंदर गैर इस्लामिक रसूमातें जो भरी हुई हैं उनको दूर करने की कोशिश करते हैं, उनको उस रास्ते पर लाने की कोशिश करते हैं जहां पर आप इस्लाम को मान करके जो कुरीतियां उनको दूर करो। दूसरी चीज, हमारे ऑल इंडिया गुजर महासभा का मामला जो है वो ये है कि हम अपने, क्योंकि हम तालीम में भी पीछे हैं, माशी हालात में भी हम पिछड़े हुए हैं, कारोबार के हालात में भी हम पिछड़े हुए हैं। सरकार अगर कुछ देती भी है गुजर के नाम पर, तो वो हमारे जो भाई हैं दूसरे हिंदू गुजर हैं, वो उसका बहुत बड़ा हिस्सा ले जाते हैं, हमारे हिस्से में आता ही नहीं है कुछ भी। हम उन सरकारी स्कीमों को भी अपने लोगों के बीच में लागू कराने के लिए उनकी मदद करने का काम। दूसरी चीज हम आपको बताना चाहते हैं
कि मुसलमान गुर्जर भी उतनी ही बड़ी तादाद के अंदर हिंदुस्तान के अंदर वास करता है जितनी बड़ी तादाद के अंदर हिंदुओं का ना मुसलमान हिंदू गुर्जर वास करता है, उतनी बड़ी तादाद में मुसलमान गुर्जर भी वास करता जी, है। कहीं कहीं पर हिंदू गुर्जर नहीं है। हमारे सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलंदशहर, गाजियाबाद, अलीगढ़, आपका बिजनौर, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है हाँ, और दिल्ली के चारों तरफ का एरिया है, इस पर जहां हिंदू गुजर है वहां मुसलमान गुजर भी है। उत्तर प्रदेश के अंदर 12-13 जिले पूर्वांचल के हैं जहां पर हिंदू गुजर भाई नहीं है। हमारा उनसे कोई बैर भाव नहीं है। हम कहते हैं कि जो हिस्सा हमारा बैठता है वो हमें भी मिल जाना चाहिए। तो हम अपने लोगों के बीच में जाकर के उनको तालीम और शिक्षा से जोड़ने का काम करते हैं। हम लोगों को एजुकेट करते हैं। हम लोगों से कहते हैं अगर आप तालीम हासिल करोगे तो आप सरकार के मुख्य धारा में जुड़ करके अपनी कौम का भला कर सकते हो। जैसा दहेज प्रथा है, जी, मुसलमान गुजर में दहेज प्रथा नहीं है, खत्म। हम्म, हम्म, अच्छा। जैसा आपका क्या नाम, ये जो तमाम सारी जो चीजें हैं और तमाम शादियों में ब्याह में जो फजूल खर्चियों का मामला है, हमारे संगठन ने घूम घूम करके लोगों को एजुकेट किया कि इस फजूल खर्ची को बंद करो और अपने बच्चों के ऊपर लगाने का काम। जैसा उत्तराखंड के अंदर वन गुजर है, वन गुजर जो पहाड़ों में रहता था तो वो बिल्कुल कट्टा हुआ था। ऑल इंडिया गुजर महासभा ने उन गुजरों को तमाम को ढूंढा, उनकी मर्दमशुमारी की। मर्दमशुमारी करने के बाद 512 मकान सरकार की स्कीम से, एक पथरी जगह पड़ती है हरिद्वार में, वहां 512 मकान पक्के बनवा करके दिलवाने का काम किया, उनको बसाया 512 परिवारों को। जी, 1467 परिवारों को जो वनों की खोलों में रहते थे, सिर्फ दूध बेच करके रोजी रोटी कमाते थे और उनका शोषण होता था, उनको गिन करके बाहर निकाल करके गैंडी खाते के अंदर उनको एक एक हेक्टेयर जमीन दिलवा करके उत्तर प्रदेश सरकार से गैंडी खाते के अंदर एक कॉलोनी बनवाने का काम किया। एक जी, और सबसे बड़ा काम जो किया है ऑल इंडिया गुजर महासभा ने, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर का जो गुजर है, उस गुजर के पास कोई भी सहूलियतें नहीं, उसको कोई गिनता ही नहीं। कश्मीरियों के सामने वो बोने थे। माननीय आदर और सम्मान के योग्य माननीय चंद्रशेखर जी जब पदयात्रा पर निकले थे तो मैं उनके साथ था। वहां पर वो जब डेरों पर गए, उन्होंने बहुत बुरी हालत देखी उन लोगों की और वो थोड़े दिन के लिए प्रधानमंत्री बन गए। तो चंद्रशेखर जी ने थोड़े दिन के लिए प्रधानमंत्री बनने के बाद एक सबसे बड़ा काम किया। मैं उनका एहसानमंद हूं, हमारी पूरी कौम उनकी एहसानमंद है कि उन्होंने हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के गुजर को एसटी का दर्जा दे दिया। हम्म, और एसटी का दर्जा मिलने के बाद हमारे लोग आज एमबीबीएस भी हैं, आईपीएस भी हैं, पीसीएस भी बनने की कोशिश कर रहे हैं, बने हुए हैं। और हमारा बच्चा 99% पढ़ने के लिए स्कूलों तक पहुंच रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। मुजाहिर राणा साहब, मैं आखिर में एक सवाल बस मैं करना चाहता हूँ, वो ये कि एक तरफ आपके अपने हक की लड़ाई जो अपने समाज के लिए आप लड़ रहे हैं और जद्दोजहद कर रहे हैं, एक तो ये है। दूसरी तरफ जो बढ़ती हुई सांप्रदायिकता है, जो पूरे देश के लिए एक बिल्कुल जहर का काम कर रही है, इसको इसका सामना करने के लिए इस मौजूदा हालात में क्या करना चाहिए समाज के लोगों को? ये गुजर समाज के अलावा भी पूरे जो जो धर्मनिरपेक्षता पे यकीन रखते हैं, जो संविधान पर यकीन रखते हैं, संविधान को बचाना चाहते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? देखो, हम आपको एक इस पर बहुत खास बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गुजर समाज जो है, वो जहां मुसलमान गुजर है, सनातनी गुजर है, सिख समाज से भी गुजर है, जैन समाज से भी गुजर है, बौद्ध समाज में भी गुजर है। हम लोगों के अंदर वो सांप्रदायिकता की भावनाएं उतनी नहीं है जितनी ये सरकार पैदा करना चाहती। हमारे यहाँ ब्याह शादियों के अंदर एक दूसरे के लेने देने में, मरने और जीने के अंदर हम पूरी तरीके से एक दूसरे के यहाँ शामिल होते हैं।
सगे भाइयों की तरह शामिल होते हैं। एक दो मामले ये दिल्ली में जो कुछ लोगों ने किए हैं, वो मेरे समुदाय से संबंधित आदमी थे जिन्होंने गलत बयानी की है, लेकिन समाज ने उनके ऊपर लानत मलामत भेजने का काम किया और उनको बताने का काम किया कि तुम्हारा काम सांप्रदायिकता के जहर को बोने का नहीं है, तुम्हारा काम भाईचारे की खेती उगाने का है। जी जी। इसलिए गुर्जर समाज, चाहे वो वनों में रहता हो, शहरों में रहता हो, देहात में रहता हो, दूध का काम करता हो, खेती बाड़ी का काम करता हो, व्यापार का काम करता हो, वो पूरी तरीके से देश के अंदर, देश की मुख्य धारा से जुड़ करके इस देश को एक रखने की कोशिश करता है। और इसकी मिसाल मैं आपसे बताना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर के अंदर जहां पर आतंकवाद इतने चरम सीमा पर रहा है, तथाकथित जो भी कुछ है, आतंकवाद आज भी गाहे बगाए जो है ना, कुछ सरफिरे लोग बाग आते हैं और गलत तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, जो पूरी कौम मुसलमान को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। जब से हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और आज की तारीख तक गुर्जर समुदाय का एक भी व्यक्ति आतंकवाद के अंदर संलिप्त नहीं पाया गया। बड़ी बात है, बड़ी बात। ये देश के साथ चलने में, देश के साथ जुड़ने में इससे बड़ी मिसाल नहीं हो सकती, जी जी। जबकि वो सबसे ज्यादा कमजोर है वहां पर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मज़ाहिर राणा साहब, आपने अपने गुर्जर समाज में दोनों चीजें कही कि ना तो आपके यहाँ सांप्रदायिकता है और ना कहीं आतंकवाद में कोई लिप्त पाया गया है। मैं समझता हूँ ये पूरे देश के लिए एक बड़ा मैसेज है जो आपने दिया है। और ऐसे समय में जब सांप्रदायिकता चरम सीमा पर पहुंचाने की कोशिश की जा रही हो, जब नफरतें पैदा की जा रही हो, मैं समझता हूँ गुर्जर समाज से देश को कुछ सीखने की जरूरत है। और खास तौर पे भाईचारा ऐसे वक्त में भी जब गुर्जर समाज अलग अलग धर्मों में बटा हुआ है, लेकिन अपने समाज को उन्होंने बाकी रखा है, ये बहुत बड़ी बात है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया मज़ाहिर राणा साहब आपका, मीडिया स्टार गोल्ड को आपने वक्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।